देख लिए कि एक्सक्रीशन इसमें क्या होता है क्या नहीं। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोग लाइव प्रोसेसेस में बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन क्या अब नहीं समझ में आया? फिर क्या नहीं समझ में आया उसी चीज़ को पहले करें, क्योंकि प्लांट में आपको कुछ भी बहुत समझाने की जरूरत है। बाइल्स क्या होता है? बाइल्स साल वही तो बाइकार्बोनेट वगैरह जो गॉल ब्लैडर से निकलता है वही बताए ना। बाइल का जो है सबसे पहले कि बाइल का फॉर्मेशन किसके द्वारा से होता है? तो लीवर के सेल्स के द्वारा होता है, जिसको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। बाइल्स आर फॉर्म्ड या सेक्रेटेड बाय लीवर सेल इज इक्वल टू हिपैटोसाइट। ठीक है, बाइल अब स्टोर होगा, ठीक है, गेट स्टोर्ड एंड बिकम कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, हिपैटोसाइट। ठीक है, हिपैटिक बोले थे लीवर के लिए। ठीक है, सेक्रेटेड बाय एंड कहाँ जमा हो रहा है? गेट स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। अब है कि बाइल क्या क्या करेगा? तो बाइल कोई एंजाइम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये सुन लो कि बाइल इज नॉट एन एंजाइम, स्टिल इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। तो कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अगर ये है, ये वाला स्टोमिक मान लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डियोडेनम। ये पार्ट डियोडेनम कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, डियोडेनम में क्या क्या मिल रहा है? पहले तो हम दोनों बनाएंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, लेकिन पहले ये पैंक्रियाज बना। पैंक्रियाज से जो जूस निकलेगा वो पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 एक्टिव और 3 इनएक्टिव एंजाइम था। वो एंजाइम यहाँ से आएगा। जो पैंक्रियाज से जो डक्ट निकल रहा है उस डक्ट का नाम देंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यहाँ से एंजाइम निकलेगा पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ध्यान दीजिए कि इस साइड में जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, जो लीवर के अंदर है, गॉल ब्लैडर के अंदर, अब गॉल ब्लैडर के अंदर में क्या है? बाइल्स है। ये बाइल्स भी एक डक्ट के द्वारा, तो बाइल का जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट? तुम लोग का एक क्वेश्चन आया था ना CCK करके, है ना? तो हमको पहले से क्वेश्चन देखे हुए थे, तो हम नहीं बताएंगे। हम बोलेंगे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा रहना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, हमको सर दिखाएंगे। ठीक है, वो एक्चुअली इंडोक्राइन सिस्टम जो है ना उसमें करना है। ठीक है, कोलेसाइटोकाइनिन कहते हैं कोले। एक्चुअली वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, हार्मोन है वो। CCK हार्मोन था जो गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन के लिए। अब देखो यहाँ से सिस्टिक डक्ट, अब सिस्टिक डक्ट किसमें मिल गया? पैंक्रियाटिक डक्ट में। अब पैंक्रियाटिक डक्ट मिल गया तो अब देखो ये डक्ट पाइप भी इधर से आ रहा है, रेड वाला कर दिए, और यहाँ से पैंक्रियाज का भी जूस आ रहा है डियोडेनम में। यहाँ तक तो पैंक्रियाटिक डक्ट ठीक है, यहाँ तक सिस्टिक डक्ट ठीक है, लेकिन अब ये डक्ट इतना दूर तक जो है, इतना दूर तक जो डक्ट है वो कॉमन है किसके लिए? बाइल के लिए और पैंक्रियाटिक जूस के लिए। तो उस डक्ट का नाम क्या दे दिए? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो
पैंक्रिएटिक डक्ट, मतलब हिपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट इज द कॉमन डक्ट। उसके थ्रू क्या क्या आ रहा है ड्यूडेनम में? बाइल एज वेल एज जूस। यहाँ पे एक मसल होता है, हाँ, स्पिंचर ऑफ ओडी, वो भी स्पिंचर मसल के साथ साथ कितना याद है तो इसकी लिखो, स्पिंचर ऑफ ओडी, ये लिखो। तुमको पूछेगा जो स्पिंचर मसल क्या ना, उतना तो याद किए हैं तो ओडी भी याद कर लो। वो कहाँ पे रहता है? हिपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट का ओपनिंग कहाँ पे है? ड्यूडेनम में। तो उसमें वो रेगुलेट कर रहा है कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है। तो इस चीज को एकदम हिपैटो जो स्पिंचर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट। कहाँ पे? तो ड्यूडेनम में। और ये क्या करता है? रेगुलेट द एंट्री ऑफ जूसेस इनसाइड। अब तुमसे बाइल पे फिर आ जाए तो बाइल भी आ रहा, ठीक है। अब ये बाइल हम लोग क्या बोले? बाइल एंजाइम है, लेकिन क्या बाइल के बिना, बाइल का रोल है कई विषय में, ठीक है। तो क्या क्या चीज तुम कर सकते हो? एक तो चीज जानते थे, एक चीज और जानो। यहाँ पे जो स्टोमक के अंदर फूड था, उस फूड के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? काइट या बोलस या काइट? स्टोमक में काइट, ठीक है। काइट, यहाँ पे काइट था और याद होगा कि इसके अंदर में HCl का सेक्रेशन हुआ था और जानते हो वहां पे HCl का pH कितना वैल्यू रहता है? 1.8, मतलब हाईली एसिडिक हो गया। pH अगर 1.8 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। अब यहाँ पे तो pH से एसिडिक एक्शन से बचाने के लिए म्यूकस था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ेगा तो दूसरे टिश्यूज को डिस्टर्ब करेगा, नुकसान करेगा, और म्यूकस तो है नहीं, तो फिर क्या होगा? बाइल जो है एसिडिक एक्शन को न्यूट्रलाइज भी करेगा। बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक आइटम, एसिडिक नेचर ऑफ काइन। ठीक है, काइन का जो एसिडिक था उसको चेंज कर दिया। अब दूसरा तब काम लिखोगे एक कि बाइल क्या करता है? ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। हाँ, बाइल का, अब बाइल का देख के बाइल में क्या नाम होगा? हाँ, बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं ना, कैल्शियम, पोटासियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ये सब HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, यही सब चीज है ना। तो वही चीज को बाइकार्बोनेट से क्या कर रहा है? वही इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये और इसमें तब ये छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, उसके बाद लाइपेज का एक्शन हुआ, दो काम भी उसका समझ में आया। ये वाले को याद रखना है, स्पिंचर ऑफ ओडी याद रखना है। हिपैटोपेंक्रिएटिक डक्ट क्या है? It is the common duct by which bile and pancreatic juice enters into duodenum। चलो, अंडा का हो गया तुम्हारा, आनंद तुम्हारा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, लिप्स का रिब केस के विषय में पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले रिब केस हम लोग बता दें। कोई आदमी को रिब केस के विषय में कुछ जानकारी भी है या नहीं है? बताओ तुम, रिब केस बताओ। वो पूछा हमसे, हम तो बताएंगे ही, लेकिन पढ़ाए हैं तो कुछ तो तुम भी जानते होगे, याद होगा। हाँ,
देखो एक 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 आंसर मिला हमको, बोला 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम भी कोई बोला, अच्छा स्टर्नम भी बोला, एक और छूट रहा वर्टिब्रा, थोरासिस वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा तो लिखो, और यहाँ ब्रैकेट में थोरासिस लिख देते हैं, ठीक है। इसको T1 12 होता ही है। अब देखो रिब केज क्या है, रिब केज को हम लोग थोरासिस कैविटी भी कहते हैं। रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड थोरासिस कैविटी, रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड। और थोरासिस कैविटी में मेन ऑर्गन लंग्स 2 है, प्लस 2 लंग्स के बीच में हार्ट भी है, ठीक है। अब तुमको तो रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड थोरासिस कैविटी, इट इज मेड अप ऑफ 12 pairs of single diaphragm, it is dome shaped like this, and one sternum, sternum जो mid ventral, mid बोले तो बीच में, ventral बोले तो आगे, यहाँ पे एक बोन है जो डायगर शेप का है, छुरा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रिब स्कीन होता है, ट्रू वाला बोलो, फॉल्स बोलो, फ्लोटिंग बोलो, रिब नहीं बोलो, ठीक है। उसको गलती है, ठीक है, पूछा तो बता दे रहे हैं, ठीक है। रिब के जो नहीं पूछ रहा था, उसको जितना सुना उसी के आधार पर उसको कुछ बोला, सब कुछ तुमको हम बताएं, तुमको याद हो गया, हम जो किताब पढ़ के आए होंगे तो पूरा हमको याद होगा नहीं ना। कुछ चीज को आप मानिए, रिब्स में 3 तरह का रिब्स यहीं पे, रिब्स में देखो 3 प्रकार का, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, कहीं पे इसको वर्टिब्रोफ्रंटल भी लिखेगा, फॉल्स रिब्स, इसको कॉन्ट्रल, यही पूछ रहा था अनुराग, ठीक है। रिब्स में 12 पेयर को कितने में भागे काट दिए, 3। अब ध्यान दो 12 जो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब इधर भी 12 इधर भी 12 है, पहला 7 पेयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट टू 7 जो है वो ट्रू रिब्स है। तो क्या फर्स्ट से 7th पेयर जो रिब्स है वो क्या है, 1 से लेकर 7 तक वाला क्या है, ट्रू रिब्स। जानते हो ट्रू रिब्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुमसे अगर रिब्स यहाँ पे लिखे ट्रू रिब्स करके क्या बोले, पहला 7 जो पेयर है उसको क्या बोले, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, डायरेक्टली अटैच्ड टू द, उसमें भी देखोगे जब बोन दूसरे से जुड़ता है ना तो उसके लास्ट छोर पे एक कार्टिलेज पाया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे होता है, एक्सटर्नल ज्यादा नहीं लेकिन एक कार्टिलेज। जब जोड़ने का तुमको देखते हो कोई चीज को जोड़ने के समय कभी कभी कुछ लिक्विड को लगा देता है तब जाके उसको फिट कर देता है, ठीक है। तो हाइलिन, अब एक फॉल्स रिब, तो फॉल्स रिब किसको किसको कहते हैं, तो अब बच्चा 8, 9, 10, तो यहाँ पे अगर फॉल्स रिब को वर्टिब्रोफ्रंटल भी लिखे हैं, 8, 9 एंड 10 पेयर, ठीक है। उस रिब्स को क्या बोलते हैं, अब फॉल्स क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 को बना दिए,
ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये मान लेते हैं कि ये 7 रिप्स है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट कोई चीज नहीं करते हैं, और कभी कभी सिंपल सा हम लोग के घर में आरती उरती जो होता है बहुत बार, या एक पूजा भी होता है जिसमें धागा वगैरह बांध के मतलब पकड़ के होता है कोई बहुत जो नहीं रुद्राभिषेक में, तो उसमें क्या होता है एक आदमी मेन रहता है और दूसरा तीसरा आदमी उसका धागा या हाथ उसका पकड़ लिया, या आरती हो रहा है तो हम लोग उसका हाथ पकड़ लिए तो हो गया, तो डायरेक्ट नहीं हुआ ना। उसी तरह 3 जो रिप्स है, ये 3 रिप्स है, इसको दूसरे तरह से बना देते हैं। ये 7 रिप से जुड़ गया, मतलब ये डायरेक्टली नहीं है बल्कि भाया मीडिया है। 7 रिप से जुड़ के स्टर्नम से जुड़ा, इसीलिए इसको क्या बोले, या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जब हम लोग देखें कि ये किसी से नहीं है तो किसके द्वारा है, 7 रिप्स या ट्रू रिप्स के द्वारा। अब बचा कौन, अब बचा हमारा फ्लोटिंग रिप्स। अब फ्लोटिंग रिप्स है, उसको कितना होगा, 1 से 10 तक तो आ गए, 11 and 12 पीछे से ना है, आगे नहीं ज्वाइन है, अभी देखो ना। अब फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग, ठीक है, हाँ ठीक है फ्लोटिंग। अब ये क्या करें, ये जो 11वां और 12वां पेयर जो है वो न तो डायरेक्ट और न ही इनडायरेक्ट, इसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो नास्तिक है, वो डायरेक्ट आरती नहीं दिखा रहा है और किसी के थ्रू भी नहीं दिखा रहा, वो बोला कि हमको आरती भी नहीं देना, ठीक है। तो वो किसी डायरेक्ट भी नहीं जुड़ा है कहीं डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिप्स, याद रखेंगे। मतलब कि रिप्स दैट neither directly nor indirectly attached to the called floating lips। किसको बोले, जो डायरेक्टली कनेक्ट तो उसको क्या बोले, फ्लोटिंग लिप्स। फ्लोटिंग लिप्स, ठीक है। अब फ्लोटिंग लिप्स का क्या फंक्शन है, याद रखना इसको, इसमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू किडनी। कौन सा रिप्स तुमको, हाँ अरे पूछे यहाँ हाँ, ये फ्लोटिंग देखो, ये इसमें से थोड़ा फ्लोटिंग करने का मतलब यहाँ से भी निकला हुआ रिप्स। हम लोग का रिप्स जो है ना कैसे है, सपोज दैट आगे ये वाला स्टर्नम है, ठीक है, और पीछे ये वाला वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा 12 वर्टिब्रा है, जो मेरा रिप्स है, रिप्स 12 पेयर है और थोरासिस में 12 वर्टिब्रा होता है। देयर आर 12 वर्टिब्रे इन अ थोरासिस रीजन। प्रत्येक एक वर्टिब्रा से एक रिप्स निकला हुआ है और वो आगे आकर किससे जुड़ता है, स्टर्नम से जुड़ता है। तो पहला 7 जो रिप्स है वो तो स्टर्नम से आके जुड़ गया, और कहा तो हम तो ट्रू हैं, तो ट्रू सबको ही बनना चाहता है। तो तीसरा जो 7 के बाद 8, 9, 10 जो था वो पीछे तो वर्टिब्रा से अपना 8, 9, 10 से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे आया तो इतना स्पेस नहीं मिला कि हम आगे जाकर उससे जुड़ जाए। जैसे आरती में तो फिर क्या होता है, पीछे हम लोग हाथ पकड़ लेते थे, तो ये किससे जुड़ गया, ये 7 से जुड़ गया और अपना काम कर लिया। तो इसको अब है कि इधर से यहाँ से अब क्या है, यहाँ से 2 वर्टिब्रा 11वां थोरासिस वर्टिब्रा से, और इधर से भी दोनों निकल गया, और वो देख रहा है कि इतना भीड़ है, इस भीड़ में तो हमको कुछ भी नहीं,
वैसे पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग क्यों नहीं गरीब स्थान सावन में जाते हैं, बाबा धाम नहीं जाते, रीजन इतना भीड़ रहता है कि नहीं, बहुत लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं जाते, बहुत लोग क्योंकि हम भगवान जी को थोड़े जल चढ़ा पाएंगे, आप आंदीना में जाइए, ऐसा भी लोग सोचता है ना, बहुत लोग सोचते हैं। तो ये भी सोचा कि भाई हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे, तो उसने ट्राई नहीं किया, ही डिडंट ट्राई। अब वो क्या किया, तो वो यहाँ से पीछे की ओर ऐसे निकला, मेरा क्रॉस वर्टिब्रा है, यहाँ से ऐसे निकला। अब ये वर्टिब्रा जो है क्या, और हम लोग किडनी कहाँ है, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। तो किडनी के ऊपर रह के इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, और नहीं पूछो कल क्वेश्चन, नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो सर क्या बोल रहा है? क्या बोलो, उसको बोलना, वो बोले तुम लोग काहे कैटलिस्ट की तरह काम करते हो। अब सारा आप लोग इंटैक्ट इनसाइड क्वेश्चन पूरा बनेगा, पूरे का एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन। अब फिर से पूछ लें, आयुष्मान जी खड़े हो जाइए, पंडित जी है जी लगा के, ठीक है, ऐसे नहीं बोलिए, हम आयुष्मान बोले, ठीक है। हाँ, आयुष्मान आप ये बताइए कि हम लोग का जो विंड पाइप या प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, वो कोलैप्स नहीं करता, बताओ नहीं, ठीक है, कोलैप्स नहीं करता है, क्यों? What prevent the collapsing of trachea और primary bronchi, इतना ही बता दूं। देखो एकदम सही से, एकदम सही से, बागीस इज 100% राइट, इपिग्लोटिस। नंबर इसका 2 नंबर माइनस देके बढ़ाया जा रहा है। सी सेट कार्टिलेज, ठीक है, बैठिए, हाँ देखो रेस्पिरेशन को ही तुम भी नहीं पढ़ी, अभी टाइम है ना, अभी सब जिनको भी नहीं पढ़ना है, अपना जो हम लोग कहते हैं माउथ को शट करना, उसी तरह शट करेंगे। हाँ, रेस्पिरेशन में, और एनसीईआरटी का नीचे जब ब्रीदिंग वाला जो पार्ट है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें एकदम नीचे लंग्स वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम नीचे का 2 लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन है, कार्टिलेज प्रिवेंट द कोलैप्स, नहीं ठीक है, तो वही रेस्पिरेशन ही बता रहे हैं। सबसे पहले की रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस था, इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, नहीं शांत रहो, और एकदम आगे देखो, एकदम आगे देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन के कारण एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक फिर उस एटीपी को ऑक्सीडाइज करके अपना काम चला लेते हैं। अब बताते हैं कि रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनाएरोबिक। अब याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल, ठीक है, मतलब कंप्लीट। जब ऑक्सीडेशन कहते हैं तो क्या कहने का मतलब, हम लोगों का ग्लूकोज CO2 मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और अंत में हमको CO2 और H2O मिल रहा है, तो जहाँ से बना था उसी चीज़ में तोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन जब ग्लूकोज को तोड़ा तो गया, लेकिन पूरी तरीके से हथौड़ी नहीं चला,
तो क्या एक तो CO2 बन गया, लेकिन दो ठो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथेनॉल बन गया। बनना चाहिए था उसको H2O और CO2 बना, लेकिन H2O नहीं बना, तो एक तो कंपाउंड बड़ा वाला हो गया। अभी भी बहुत सारा बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ है जिसके अंदर एनर्जी इंटैक्ट है। तो भाई बॉन्ड टूटेगा तब तो एनर्जी रिलीज होगा, तो बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो ऐसे को क्या बोले, पार्शियल ऑक्सीडेशन। हम लोग जब देखते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें दोनों का लिख देंगे, और किसका प्रोडक्ट है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, 38 ATP होता है, और यहाँ पे 2 ATP होता है, ये भी लिख सकते हैं। अब तुमसे कोई पूछता है कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, तो आपको ये जानना है कि 2 स्टेप है रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन दूसरा स्टेप या तो फर्मेंटेशन होगा या क्रेब साइकिल। याद रखना है कि पहला स्टेप रेस्पिरेशन का बिल्कुल सिमिलर है और वो ग्लाइकोलिसिस है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद वो कहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब क्या वो फर्मेंटेशन करेगा या क्रेब साइकिल वाला रास्ता पकड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन होता है तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली हम लोग का 8 ATP बना था, ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बना था, लेकिन जब फर्मेंटेशन होता है उस 8 ATP में से 6 ATP खर्चा कर देता है फर्मेंटेशन के दौरान, तो जो बनाया था उसमें से भी 6 खर्चा कर दिया, तो अब नेट कितना बचा, 2 ही बचा। याद रखना, तुमसे कोई पूछेगा ना कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनता है, ग्लाइकोलिसिस इक्वल टू 8 ATP, और एक क्रेब साइकिल में 15, तो 2 क्रेब साइकिल में 30, चूँकि हमारा एक पाइरुविक एसिड से एक क्रेब साइकिल होता है, और ग्लाइकोलिसिस में कितना पाइरुविक एसिड बना था, 2 बना था, तो 2 क्रेब साइकिल होगा, तो 15 दूनी 30, और 30 और 8 38। लेकिन फर्मेंटेशन में जो 8 ATP फर्स्ट स्टेप में बना था उसमें से भी 6 ATP खर्च कर दिया फर्मेंटेशन के दौरान, इसीलिए केवल 2 ही ATP नेट बचता है। फर्मेंटेशन को भी 2 प्रकार का बताए थे, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको ध्यान ये देना है 2-3 बात को कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म का, और ईस्ट जो फंगस है, ठीक है, ईस्ट के द्वारा किया जाता है, और ब्रीवर्स इंडस्ट्री जहाँ पे शराब अल्कोहल आदि की बात हम लोग कहती हैं, वहाँ पे इसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ और तुम लोग कुछ बताए थे, अल्कोहल बनाता, हाँ 13% याद है, अल्कोहल बनाता है ईस्ट, लेकिन ईस्ट 13% से जैसे ही अल्कोहल ज़्यादा हो जाता है मर जाता है। कभी कभी देखते हो ज़्यादा नशा करने से भी कोई मर जाएगा, अल्कोहल तो ईस्ट तो एक सेल का बना हुआ है, मरा तो उसी कारण, तो समझाने के लिए, तो समझने के लिए तो वही समझना है ना। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता है, याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन हो और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो तो क्या CO2 बनेगा, नहीं बनेगा। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लोग के किस सेल्स में होता है, मसल सेल्स में,
और यही लैक्टिक एसिड जम जाता है तो क्या होता है? क्रैम्पनेस आता है। अब रहा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। एक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? एक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनेगा। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल किस चीज का? पाइरुविक एसिड का। इतना तक तो याद कॉमन रखना था। और इसमें हम लोग ईएनपी पाथ भी बता दिए थे तुम लोग को, इम्बेडेन, मेयरहोफ, परनास, और वो 10 स्टेप में होता है। ये तुम लोग को ये नहीं 10 स्टेप नहीं बताए थे, 10 स्टेप केवल ये कि 10 सीरीज बताना भी नहीं है, अभी भी नहीं बताने जा रहे, उनको भी नहीं बताए, किसी को नहीं बताए। कह रहे कि वो 10 स्टेप के बाद एक ग्लूकोज से 10 केमिकल रिएक्शन का सीरीज है, और तब क्या बनता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और वो रास्ता बताने वाले 3 साइंटिस्ट, इम्बेडेन, मेयरहोफ और परनास, इसीलिए इसको ईएनपी पाथ है। फिर बहुत हो गया। अब होमवर्क एकदम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपसे नहीं, होमवर्क एनसीईआरटी इनसाइड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल टॉपिक्स, और इसका कॉपी चेक करेंगे। आई विल चेक द कॉपी, चाहे